हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक और जो है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार। तो अलंकार का जो है हमारे भाषा में, विशेष तौर से काव्य में बड़ा ही महत्व है। जिस तरह से अब उसका नाम ही है अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। तो जिस तरह से आभूषण पहन लेने से एक स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से साहित्य में, काव्य में अलंकार का प्रयोग कर देने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में इंटरमीडिएट के अंतर्गत जो मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनका हम लोग डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, उनको आज पढ़ने जा रहे हैं। और वो कितने हैं? 7। तो हमने अलंकार के बारे में जाना। अलंकार क्या होता है भाई? कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसलिए पीसीरन ने भी लिखा है। पीसीरन ने क्या लिखा है डेफिनेशन में? अ फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर from the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. क्या कर रहा है कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो अलंकार है, वो भिन्न होता है। कैसे? ऑर्डनरी कोर्स ऑफ आइडियाज करा है। जो सामान्य बोलचाल की भाषा, विचारों को जो व्यक्त करने का जो सामान्य तरीका है, उससे वो कहीं भिन्न होता है, अलग होता है, हटकर होता है। वो क्यों? ताकि जो है भाषा में और अधिक प्रभाव डाला जा सके या अपनी भाषा में और अधिक सुंदरता लाई जा सके। ठीक। तो हमारे पाठ्यक्रम में, इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से कितने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं? 7। उनमें से पहला है सिमली। सिमली तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? उपमा अलंकार। भाई सिमली उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तथा जिनमें कोई एक गुण समान हो, और तुलना के शब्द जैसे एज, लाइक, सो या सच आदि शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। इसको हम शॉर्टकट में डिफाइन कर सकते हैं कि इन अ सिमली अ कंपैरिजन is made with the words as, like, so and such। तो क्या हमने लिखा? विथ मतलब लगा करके, विदाउट हटा करके। तो कह रहा है कि उपमा अलंकार में एज, लाइक, सो और सच आज जैसे शब्दों को लगा करके तुलना की जाती है। अब तुलना किस में होगी? ये हमको ध्यान रखना है। दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच होगी जिसमें एक कोई क्वालिटी, कोई एक गुण समान होना चाहिए। ये हमें जो अपनी तरफ से ध्यान रखना है। अगर समान ही एक ही जाति की वस्तुओं के बीच तुलना की जा रही है तो वो मात्र कंपैरिजन है, उसमें सिमली नहीं है। इसको ध्यान रखना है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है, स्वप्न के जैसा है। तो यहां पर किसकी किससे तुलना की गई? लाइफ की तुलना किससे की गई? ड्रीम से, स्वप्न से। ठीक। तो दोनों चीजें कैसी हैं? अलग अलग है, भिन्न है। दूसरा, दिस वर्ड इज लाइक अ स्टेज। ये संसार एक रंगमंच के समान है, अर्थात ये संसार एक रंगमंच के जैसा है। तो संसार की तुलना कैसे की गई? रंगमंच।
दोनों में समानता है। जैसे एक स्टेज में रंगमंच में आकर के कलाकार अपनी कला का अभिनय करता है, वैसे एक संसार में यहाँ पर एक मनुष्य आकर के अपना जो है रोल अदा करता है, अपना अभिनय वो करता है। अब दूसरा नंबर आया, वो दूसरा कौन सा आया? मेटाफोर। मेटाफोर रूपक। रूपक अलंकार में क्या होता है? तो इन मेटाफोर, in a metaphor, comparison is made without, as, like, so and such। ठीक है। अब जो है इसमें हमने सुनने में क्या पढ़ा? विद था, इसमें क्या है? विदाउट। मतलब इसमें के बिना अर्थात हटा करके, इसमें क्या है? विद लगा करके। तो क्या अंतर है कि इसमें वही चीज है कि दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाए जिसमें कोई गुण समान होगा, लेकिन तुलना के वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसी से ले लें, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये संसार एक रंगमंच है। ये संसार एक रंगमंच है। दूसरा है, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। जीवन एक चलती फिरती छाया है। मतलब जीवन एक चलती फिरती छाया के जैसा है। इसकी तुलना की गई, लेकिन तुलना के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब तीसरा है, तीसरा हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मानवीकरण। तो भाई मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को ही सजीव मान लिया जाता है। इसमें क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं और विचारों को क्या मान लेते हैं? सजीव। अर्थात जहां पर निर्जीव, ठीक है ना, कोई वस्तु हो, वो एक विचार हो, किसका? एक प्राणी विशेष का उसमें लक्षण लगा करके उसको दर्शाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। जैसे डेफिनेशन क्या है? इन अ पर्सोनिफिकेशन, इन अ पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस objects and abstract ideas are thought of as living being। तो कह रहा है मानवीकरण अलंकार निर्जीव वस्तुओं और विचारों को ही क्या मान लिया जाता है? सजीव। तो मतलब जहां पर निर्जीव वस्तु के साथ सजीव वाले लक्षण जोड़ दिए जाए, वहां क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल से देखते हैं। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो यहां पर जो है उसके आंखें ना होने किसको बता रहा है? लव, जो कि एक विचार है ना, एक आइडिया है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। कह रहा है कि जो अवसर है केवल एक बार ही दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है। तो यहाँ पर दरवाजा भाई कौन खटखटा रहा है? अवसर, जो कि एक विचार है। ठीक, जब इस तरह की स्थिति होगी तो हमें कौन सा अलंकार समझना है? पर्सोनिफिकेशन। चौथा, एपॉस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। अब संबोधन अलंकार क्या होता है? संबोधन अलंकार में मरे हुए व्यक्तियों को या अनुपस्थित व्यक्तियों को सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। जो हमारे बीच नहीं है, जो डेथ हो गया है, जो पास्ट हो गया, उसको जो है क्या किया जाता है? सीधे एड्रेस किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि इन एन एपॉस्ट्रॉफी
द डेड, डेड का अर्थ क्या होता है, मरा हुआ। और इसके पहले अगर आर्टिकल द लग गया एडजेक्टिव के पहले तो क्या हो जाएगा, मरे हुए लोग। तो मरे हुए लोग, मरे हुए व्यक्ति। तो हमने क्या लिखा, इन एन अपॉस्ट्रोफी द डेड और द एब्सेंट। द एब्सेंट क्या हो गया, वही जो इसका अर्थ था, ये भी एडजेक्टिव, उसके पहले द, अनुपस्थित लोग। ठीक है, तो इन एन अपॉस्ट्रोफी द डेड और द एब्सेंट आर डायरेक्टली एड्रेस्ड, सीधे, प्रत्यक्ष रूप से सीधे संबोधित किया जाता है। ठीक, जैसे ओ कैप्टन, माय कैप्टन। तो कवि ने जो है वाल्ट व्हिटमैन ने कवन को संबोधित किया, अब्राहम लिंकन को, जब उनकी डेथ हो गई। ठीक है ना, इन्होंने एक पोएम लिखी हुई है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो उसमें जो है उनको कैप्टन कब से जो है एड्रेस क्या संबोधित किया, जब उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब। दूसरा, ओ डेथ वेयर इज दाई विक्ट्री, आए मृत्यु तुझ पर विजय कहाँ है, अर्थात तुझ पर कोई विजय प्राप्त तो नहीं कर पाया है। अब अगला नंबर 5वां है, वो हमारा कौन सा है, आदिमोरान। आदिमोरान विरोधाभास, जिसमें विरोध का आभास हो। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि विरोधाभास अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ व्यक्त किया जाता है, दो विरोधी विचार बातें एक साथ रखी जाती हैं। जैसे, तो हम इसको इंग्लिश में डिफाइन भी कर लें पहले, इन एन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। वही हमने बात लिखी, जो भी हमने बताया कि विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी बातों को, विचारों को एक साथ रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन क्या है, बिटर स्वीट, कड़वा मीठा होता है। तो सही भी है भाई कि जब जीवन सुख समृद्धि खुशहाली से भरा होता है तो वही जीवन कैसा लगता है, जीने में अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और जब जीवन में आए दिन तमाम कठिनाइयां विपत्तियां पड़ती रहती हैं तो जीवन वह कैसा लगता है, हृदय होता है, कड़वा लगने लगता है। दूसरा, शी इज रेगुलरली इरेगुलर दीज डेज, आजकल या इन दिनों वो आजकल नियमित रूप से अनियमित है। बात भी उसने पूरी कह दी, और भाषा में जो है थोड़ा सा आकर्षण बढ़ जाए, सुंदरता आ जाए, उसने इसलिए क्या प्रयोग किया कि नियमित रूप से वो अनियमित है। इसका मतलब है कि वो रोजाना पढ़ने नहीं आ रहा है, यही तो है, रोजाना उपस्थित चल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें दूसरे क्या है, विरोधी हैं। ये दोनों बातें क्या है, दूसरे के विरोधी हैं। अगला 6वां नंबर, 6वां नंबर हमारा क्या है, हाइपरबोल। हाइपरबोल अतिसंयुक्ति। भाई अतिसंयुक्त अलंकार का है, अतिसंयुक्ति। बात लिखने समझ आ रहा है, कहने समझ आ रहा है कि जहां पर जो है किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी वास्तविक स्थिति से या तो अधिक बड़ा या तो अधिक छोटा या तो अधिक अच्छा या तो अधिक बुरा बताया जाए, वहां पर क्या होता है, असंयुक्त अलंकार। मतलब जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, बोला जाए, वहां पर क्या होता है, असंयुक्त अलंकार होता है। जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इन हाइपरबोल, इन अ हाइपरबोल थिंग्स आर शोन या रिप्रेजेंटेड, चाहे शोन लिख दो चाहे रिप्रेजेंटेड, एज ग्रेटर आर लेस। ग्रेट का कंप्लीट फॉर्म क्या होता है, ग्रेटर, लेटर कंप्लीट फॉर्म क्या होता है, लेस। तो ये तो बड़ा है तो छोटा,
तो भाई ग्रेट का होगा ग्रेटर, अधिक बड़ा। लेस लिटिल, तो क्या होगा लिटिल लेस लिटिल लिखता है, तो क्या होगा अधिक छोटा। अथवा बेटर, अधिक अच्छा। और वर्स, वर्स किसकी है, बैड की। देन दे रियली आर, तो क्या करा है, अशोक कलाकार में थिंग्स वस्तुओं को आर रिप्रेजेंटेड व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। आज ग्रेटर और लेस, या तो अधिक बड़ी या तो अधिक छोटी, या फिर अधिक अच्छा या तो अधिक बुरी। देन दे रियली आर, जितना कि वास्तविक रूप से वो है। तो कहने तो वही कि असल अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी वास्तविक स्थिति से या तो अधिक बड़ा या तो अधिक छोटा, ये तो अधिक अच्छा या अधिक बुरा बताया जाता है, जितना है वास्तविक उससे ज्यादा या कम। जैसे एग्जाम्पल से देखें, Their chief was mountain high, उनका सरदार, उनका मुखिया माउंटेन हाई, पर्वत के जैसा ऊंचा था। तो भाई पर्वत तो बहुत विशाल होता है, कोई आदमी कितना भी बड़ा हो ऊंचा हो लेकिन पर्वत जैसा विशाल नहीं हो सकता, ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा गया, बात को बढ़ाकर चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। दूसरा, आई begged him 1,000 of pardons, मैंने उससे हजारों बार माफी मांगी। ठीक है ना, तो कह रहा आप कितनी भी माफी मांगे लेकिन 1000 बार नहीं मांग सकते। जैसे मैंने उसको आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसको युगों युगों से नहीं देखा है, तो इस युगों मतलब क्या हो जाएगा, युग तो एक युग आप खुद नहीं जी सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ बात को कैसे कहा गया, बढ़ा चढ़ा। अब अगला हमारा जो लास्ट है सातवां, वो कौन सा है, ओनोमेटोपोइया। कुछ लोग उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया, लेकिन हमें जो है उच्चारण उस तरह से करना चाहिए जिससे हमें पढ़ने में उसको आसानी हो। ठीक, हम कैसे पढ़ेंगे, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक अलंकार। तो भाई ध्वनि सूचक जो ध्वनि की सूचना दे, जो आवाज को, ठीक है, दर्शाए, प्रकट करे, या जिससे आवाज का निकलना का बोध हो, वो क्या होगा, ध्वनि का निकलने का साउंड। ठीक है, जो सजेस्ट को, साउंड को सजेस्ट करे, बस वही मान लेना क्या होगा, ध्वनि सूचक अलंकार। अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार है इसमें किसी शब्द की आवाज से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जहां आवाज वहीं क्या होगा, ध्वनि सूचक, जो ध्वनि की सूचना दे। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, इन एन ओनोमेटोपोइया साउंड ऑफ अ वर्ड क्लियर्स या सजेस्ट इट्स मीनिंग। क्या हमने लिखा कि ध्वनि सूचक अलंकार में किसी शब्द की आवाज से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे जहां आवाज निकले वहीं हम मान लेंगे कौन सा अलंकार, ध्वनि सूचक ओनोमेटोपोइया। जैसे द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू क्या होता है, गिरजाघर की घंटी, गिरजाघर की घंटी बजती है। तो भाई घंटी बजी तो आवाज सुनाई तभी तो बजी, विद्यालय घंटी बजती है आवाज आई तभी तो लगा घंटी बज रही है, एक आवाज आई। दूसरा, द स्नेक्स आर हिसिंग, द लायंस आर रोरिंग, द कैट या कैट म्यूज। तो मतलब किसी तरह की आवाज आ जाए तो वो क्या होगा, ओनोमेटोपोइया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फिगर्स ऑफ स्पीच। और आशा है कि आपको ये पढ़ने में और समझने में अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।